उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। अगर बात करें सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की तो हमारे मन में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, जैसे सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये रॉकी मटेरियल्स एंड मेटल से क्यों बने हैं, जुपिटर एंड सैटर्न का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये गैस जायंट्स कैसे बने, यूरेनस एंड नेपच्यून का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये आइस जायंट्स कैसे बने। इसके अलावा सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मून, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे क्यूरियस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों पर नजर डालेंगे। आज जहां हम और हमारा सोलर सिस्टम है, वहां आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड फैला हुआ था, जो हाइड्रोजन गैस, डस्ट और अदर मटेरियल से बने हुए थे। फिर उसी समय पास के एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के शॉक वेव के कारण क्लाउड्स आपस में कोलैप्स करने लगे और एक घूमती हुई फ्लैट डिस्क का फॉर्मेशन हुआ, जिसे सोलर नेब्यूला कहा गया। डिस्क के सेंटर में ग्रेविटेशन ने ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को खींचा। कोर में इतना ज्यादा प्रेशर था कि हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर हीलियम बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे भयानक मात्रा में हीट एंड एनर्जी निकली और कुछ इस तरह से हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ। सन के फॉर्मेशन के बाद भी इस सोलर नेब्यूला में काफी सारे मटेरियल्स बच गए, इतना कि रिक्वायर्ड सोलर सिस्टम को बनाने के लिए काफी थे। सोलर नेब्यूला में डस्ट पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराते और चिपकते गए। इससे ये बड़े होते गए और ये किसी अनाज के दाने के साइज के हो गए। ये अनाज साइज पार्टिकल्स भी आगे टकराते और एक दूसरे से चिपकते गए और एक गोली के साइज के हो गए और इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। ये प्लैनेटेसिमल्स भी आगे टकराते और जुड़ते रहे, इससे वे और बड़े हो गए और एक प्लैनेट के साइज के हो गए। और इस प्रकार इनियर सोलर सिस्टम के इन 5 प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ: मरकरी, वेनस, अर्थ, थिया एंड मार्स। आगे चलकर थिया अर्थ से टकराया और अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट बन गया और इसलिए आज इनियर सोलर सिस्टम में इन 4 प्लैनेट्स को देखे जा सकते हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये प्लैनेट्स रॉकी मटेरियल एंड मेटल से बने हुए हैं। ये प्लैनेट्स इसलिए ऐसे हैं क्योंकि जब ये बन रहे थे तब इस रीजन में बहुत गर्मी थी। इस गर्मी के कारण वाटर एंड गैस जैसी चीजें यहाँ नहीं रह सके। ये मटेरियल्स बाहर के प्लैनेट्स में चले गए। तो यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर वाटर इस जोन से बाहर चले गए तो अर्थ का 71% भाग वाटर से कैसे ढका हुआ है, मतलब अर्थ पर इतना सारा पानी कहां से आया। तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिकोड करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टार का हैबिटेबल जोन, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, ये वो रीजन है जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। इस रीजन में ना बहुत गर्मी होती है और ना बहुत ठंड होती है, इसलिए इस रीजन में वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। तो सन का हैबिटेबल जोन 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है और इस जोन में वेनस, अर्थ एंड मार्स बसे हुए हैं। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। इस हैबिटेबल जोन के बाहर का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि ये गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स आइस के रूप में पाए जाते हैं। तो सोलर नेब्यूला के इस घूमती हुई डिस्क में ये सॉलिड मटेरियल्स भी आपस में जुड़ने लगे, जिससे इसका कोर का फॉर्मेशन हुआ। समय के साथ साथ ये कोर भी बड़े होते गए, इससे इसका ग्रेविटेशन बढ़ता चला गया और ये अपने आसपास के गैसों को अपनी ओर खींचने लगे और कुछ इस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम के 2 गैस जायंट्स बने। जी हाँ, जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर एंड सैटर्न के फॉर्मेशन के बाद सन की ओर से आने वाली सोलर विंड ने गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स को उड़ाना स्टार्ट कर दिया, जिससे इन प्लैनेट्स को और बढ़ने का मौका नहीं मिला। इसके बावजूद भी कुछ प्रोटो प्लैनेट्स बच गए और अंततः यूरेनस एंड नेपच्यून का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि सन से आने वाली सोलर विंड ने काफी हद तक गैस एंड डस्ट को साफ कर दिया था, इसलिए यूरेनस एंड नेपच्यून में गैस एंड डस्ट कम और आइस ज्यादा पाए जाते हैं और यही कारण है कि हम इन्हें आइस जायंट्स कहते हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून ने जुपिटर एंड सैटर्न की तरह ज्यादा गैस को स्टोर नहीं कर पाए, इसलिए ये उनसे काफी छोटे रह गए। ऐसा माना जाता है कि बीतते समय के साथ साथ सोलर विंड ने सारे गैस एंड डस्ट को उड़ा दिया, साथ ही सारे प्लैनेट्स की गति में भी बदलाव होता गया। प्लैनेट्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अपने ऑर्बिट के अंदर या बाहर की ओर बदलते गए। जब ये सोलर नेब्यूला खत्म हो गया तो ये बदलाव भी रुक गया और इस तरह से प्लैनेट्स अपनी प्रेजेंट ऑर्बिट में पहुंच गए। हमारे सोलर सिस्टम में इन 8 प्लैनेट्स के अलावा कई प्लैनेटेसिमल्स थे जो इन प्लैनेट्स की तरह बड़े नहीं हो पाए, वो छोटे रह गए, जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड, कॉमेट, मेटर्स, मेटेरॉइड्स, एक क्यूपर बेल्ट और वो सारी चीजें जो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। और जब हम इन सारी चीजों को मिलाकर एक साथ देखते हैं तो हम
हमें दिखता है एक कंप्लीट एंड ब्यूटीफुल सोलर सिस्टम। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक मिनट। एस्ट्रोनॉमी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, साथ ही अर्थ के बाहर होने वाली घटनाओं को स्टडी करते हैं। आज के एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमी में काफी कुछ जानते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रोनॉमी का कितना नॉलेज था? उन्होंने कौन कौन सी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिनकी वजह से आज मॉडर्न साइंस इतना एडवांस है? तो मेरी हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी की इस वीडियो में आप इन सारे सवालों के जवाब बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, इन वीडियोस को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं अगली वीडियो में।